इनकम टैक्स में जितना आप लोगों के सिलेबस में है, मतलब 5 हेड्स में आप 4 हेड देखिएगा, एक अनोखा चीज है, जितना इनकम उतना के ऊपर ही टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग अलाउबल एक्सपेंसेस। लेकिन ये ऐसा एक हेड है जो अभी मैं कराने वाला हूं, जहां पर सिर्फ इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होता है। रियल इनकम से भी बाहर हटके यहां पर रियल एज वेल एज नोशनल, मतलब कैपेसिटी टू अर्न, उसके ऊपर टैक्स होता है। सैलरी में मैंने बोला था बेसिस ऑफ चार्ज में सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, लेकिन आज जो मैं हेड कराऊंगा वहां पर आप देखिएगा सिर्फ उसका अर्निंग के ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं होगा, उसका कैपेसिटी ऑफ अर्निंग, क्या बोल रहे हैं सर, यस, उसका कैपेसिटी ऑफ अर्निंग के ऊपर भी टैक्सेशन होगा, जो हम लोग यहां पर देखेंगे, दैट इज कैपेसिटी ऑफ अर्निंग। तो सर आप क्या कराने वाले हैं? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चलिए बेसिक फंडा मैं आप लोगों को समझा देता हूं। अगर आप किसी रेसिडेंशियल बिल्डिंग का मालिक है, प्रॉपर्टी का, हाउस प्रॉपर्टी का मालिक है, वहां से अगर आपके पास इनकम आ रहा है, तब वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। सवाल है सर आपने क्या वर्ड बोला, अगर मैं मालिक हूं किसी हाउस प्रॉपर्टी का, अगर सर मैं मान लेता हूं मैं मालिक नहीं हूं लेकिन तब भी किराए में इनकम हो रहा है, ऐसा कोई बोल सकता है? ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चल रहा है? आप मालिक नहीं है तब भी आपको किराए से पैसा मिल रहा है। आप लोग जानते हैं बहुत सारा कॉलोनी में, सॉरी सॉरी सॉरी, वेरी वेरी गुड, दैट इज अ सब टेनेंट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है आप किराएदार खुद है, किराए में लेके आपको लग रहा है आप नहीं यहां से जाना चाहते, लेकिन आप उस घर को ही दूसरे को किराए में दिया है, इसको बोलते हैं सब टेनेंट। इसका और एक भी नाम है सबलेटिंग, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में होता है, लेकिन आप ही मालिक हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप ही मालिक है और आपका ही हाउस प्रॉपर्टी से आपके पास इनकम आ रहा है, तो वो टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। लेकिन आप मालिक नहीं हैं, दूसरा कोई मालिक है, ये प्रॉपर्टी आप खुद भाड़ा में लिए है, लेने के बाद आपने क्या किया है, आपने किसी को दूसरे को भी किराए में दिया है, तो यहां से जो इनकम आ रहा है, इट इज नॉट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इट इज फ्रॉम द लेट आउट प्रॉपर्टी, इट इज फ्रॉम सबलेटिंग, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होता है। याद करो, मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सबलेटिंग कराया था। सबलेटिंग मतलब मैंने लेट आउट प्रॉपर्टी लिया है, उसको मैं फिर से दूसरे को लेट आउट में दे रहा हूं, दैट इज कॉल्ड सबलेटिंग। डन। लेकिन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का लिए एक ही कंडीशन है, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट यू शुड बी द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ओके, तो ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी के लिए ये इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर और नॉट? बेसिस ऑफ चार्ज, याद करो सैलरी में बेसिस ऑफ चार्ज कराया था, सैलरी ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। अदर सोर्स में कराया था इनकम विच इज नॉट एग्जेम्प्टेड, which is not taxable under any other head, और कुछ स्पेसिफिकली मेंशन 56(2) में। कैपिटल गेन में any gain from the transfer of capital asset is taxable under the head capital gain in the year of transfer, subject to exemption 54, 54F and 54EC। आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कर रहा हूं अंडर सेक्शन 22, annual value of the house property
is taxable under the head income from house property. देखिए मैंने रेंट वर्ड नहीं लिखा है, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, मन लगा के देखिए। मैंने रेंट वर्ड नहीं लिखा है, मैंने लिखा है एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। मतलब रेंट के बारे में मैं यहां पर नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां पर एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा हूं। अगर मैं एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी बोल रहा हूं तो मुझे जानना है सर ये एनुअल वैल्यू क्या होता है। दूसरा, provided provided the assessee is the owner of the house property. House property means the building along with the land adjacent to the building. इसका मतलब सर आपको ओनर होना पड़ेगा, और ओनर हाउस प्रॉपर्टी का मतलब होना वो बिल्डिंग अलोंग विद द लैंड, मतलब बिल्डिंग तो हो ही सकता है प्लस उसके साथ कोई लैंड, अटैच लैंड। एडजेसेंट मतलब अटैच लैंड विद दिस बिल्डिंग। नोट, income from subletting is not under the income from subletting is not taxable under income from house property, IFHP, rather taxable under income from other source, bracket में already discussed. ओके, कोई डाउट यहां तक, इतना लाइन तक कोई प्रॉब्लम? I think no. Simple. Annual value of the house property is taxable provided assessee is the owner of the house property. So annual value of the house property of the owner is taxable. House property means building along with the land adjacent to the building. Answer एक नोट आपने लिख के रखा है, that is subletting is not taxable income from house property, rather it is taxable under the IFOS, already discussed. क्यों? Because here the rent is not received in the capacity of the owner, rather rent is received in the capacity of subtenant. चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, rent is not received in the capacity of owner, rather in the capacity of
or subtenant. Done? चल तो मैटर ओवर। दूसरा एनुअल वैल्यू, तो आपने बहुत बड़ा नाम लिख दिया। एनुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है समझाइए। एनुअल वैल्यू is the higher of reasonable expected rent and rent received from the property. Clear or not? Annual value is the higher of the reasonable expected rent and rent received of the property. However, if the rent received is lower than reasonable expected rent due to rent for vacant period, then annual value of the house property is based on rent received. इसको मैं आप लोगों के फॉर्म में लिखता हूं, दैट इज जनरल रूल। क्या जनरल रूल है? एनुअल वैल्यू इज द हायर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, मतलब RER and rent received from the house property. अब एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या होता है बेटा? सर हायर ऑफ द एनुअल वैल्यू होगा हायर ऑफ द रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एंड रेंट रिसीव, दोनों में जो हायर है उसको बेसिस में। तो ये अगर जनरल रूल है, उसको एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है इफ रेंट रिसीव इज लोअर than reasonable expected rent due to vacancy, then सर हम लोग रेंट रिसीव को ही मान के चलेंगे क्या? एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। मतलब यहां पर और एक्सेप्शन का रूल एप्लीकेबल नहीं है, देन लोअर का रूल ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये था बेसिस ऑफ चार्ज, ये था एनुअल वैल्यू। इसको बोलते हैं एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन, that is under section 23 subsection 1, that is पूरा ही। तो बेटर डन। कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज मैंने यहां पर ऐसा कुछ हाथी घोड़ा नहीं समझाया है, अब समझाऊंगा।
Reasonable expected rent. It is the higher of gross municipal value fair rent of the property and but subject to maximum limit of standard rent subject to maximum limit standard rent subject to maximum limit of standard rent if available. सर ये वर्ड क्यों बोले? ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर स्टैंडर्ड रेंट अवेलेबल नहीं है, देन तो लिमिट का कोई सवाल ही नहीं है. देन हायर ऑफ द ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट. धीरे धीरे gross municipal value, fair rent, standard rent. चलिए अब ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है सर? It is the value of the property assessed by the municipal authority or local authority for assessing the municipal tax. आप तो जानते ही है सब स्टेट को म्युनिसिपल घर को म्युनिसिपल टैक्स देना पड़ता है, तो ये म्युनिसिपल टैक्स इंपोज करने के लिए वो जो वैल्यूएशन करता है उसी का ही नाम होता है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू. ओके नाउ ग्रॉस म्युनिसिपल वर्ड बोला है तो नेट म्युनिसिपल भी लगेगा. Gross municipal value minus 10% of gross municipal value swaraj tax equal to net municipal value. Note, if nothing mentioned in the question,
in the question, assume municipal value is the gross municipal value. अगर कुछ नहीं बोला जाता है तो हम अज्यूम करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू इज द ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू. नोट, in case of Kolkata, Delhi, Chennai, Mumbai, Kolkata, Delhi, Chennai, Mumbai, the municipal tax is assessed on net municipal value ओके. एक नोट काम में आएगा. कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई के लिए म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होता है नेट म्युनिसिपल वैल्यू, बट इन अदर प्लेस it is calculated on gross municipal value. बोल रहा है कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये चार प्लेस के लिए जब म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट करता है कॉर्पोरेशन, और नीट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करता है. लेकिन अदर देन कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, ये चार मेट्रो सिटी छोड़ के जहां पर अगर रहते हैं, ये चार सिटी छोड़ के हर जगह वैल्यूएशन म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेशन होता है ऑन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर. क्लियर माय पॉइंट? आई एम रिपीटिंग, कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई के लिए नेट म्युनिसिपल के वैल्यू के ऊपर म्युनिसिपल टैक्स कैलकुलेट होता है. इसका एक कारण है, बिकॉज इस चार मेट्रो सिटी में म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी बहुत ही हाई है. लेकिन ये चार सिटी छोड़ के बाकी जहां पर है वहां पर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर ही टैक्स कैलकुलेट किया जाता है. ये नॉर्मली रूल है, इसका डिविएशन हो सकता है. तो इसके लिए मुझे नेट म्युनिसिपल वैल्यू लगेगा, लेकिन अदरवाइज मेरा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू से ही काम होगा, बिकॉज मुझे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो कैलकुलेट करना है, वहां पर आप गौर से देख सकते हैं मैंने नेट म्युनिसिपल वैल्यू के बारे में बात नहीं किया है. मैंने किसके बारे में बात किया है? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर. यस और नो? यस सर. फेयर रेंट, rent that a property may fetch, मतलब ले सकता है. the property, the rent that a property charge in similar locality, similar size, similar location. मतलब सेम साइज सेम लोकेशन. आप लोग जानते हैं साउथ फेसिंग का फ्लैट का दाम ज्यादा होता है देन नॉर्थ फेसिंग. प्रॉपर गोड़ीहाट में फ्लैट का दाम ज्यादा होता है देन इंटीरियर एरिया में.
तो सब कुछ मिला के सेम प्रॉपर्टी, सेम लोकेशन, सेम थिंग, एवरीथिंग सेम अगर होता है तो प्रॉपर्टी कितना रेंट फेच करता है, दैट इज अ फेयर रेंट. स्टैंडर्ड रेंट, the rent determined or fixed by rent control authority under rent control act. रेंट कंट्रोल एक्ट में हर प्रॉपर्टी का चाहे तो रेंट डिटरमिन कर सकता है, अगर आप अप्रोच करते हैं तो तभी वो लोग करेंगे. तो अगर रेंट कंट्रोल एक्ट में आपको रेंट बोल देता है मतलब दैट इज द स्टैंडर्ड रेंट. इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते, 100% ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं है. आप जो चाहे ले सकते हैं, कम ज्यादा मुझको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये रेंट, स्टैंडर्ड रेंट आपका किसी दूसरे काम में लगेगा. तो रीजनेबल एक्सपेक्ट रेंट क्या है? हायर ऑफ द ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड द फेयर रेंट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट. स्टैंडर्ड रेंट से बाहर नहीं जाएगा. और स्टैंडर्ड रेंट क्या है? दैट इज अ रेंट फिक्स्ड बाय द म्युनिसिपल अथॉरिटी, सॉरी रेंट कंट्रोल अथॉरिटी. फेयर रेंट क्या है? दैट इज द सेम प्रॉपर्टी, सिमिलर लोकेशन, सिमिलर सिचुएशन में कितना रेंट चार्ज करता है. ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या है? द वैल्यू विच इज फिक्स्ड बाय द अथॉरिटी, फिक्स्ड बाय द कौन सा अथॉरिटी? म्युनिसिपल अथॉरिटी फॉर कैलकुलेशन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स. ओके. अच्छा, रीजनेबल एक्सपेक्टेड की रेट हम लोग क्यों निकालते हैं? बिकॉज मुझे सर एनुअल वैल्यू करना पड़ेगा. एनुअल वैल्यू क्यों करते हैं? बिकॉज सर मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी करना पड़ेगा. चलिए इलस्ट्रेशन. आप लोग बोलिए. केस 1, केस 2, कुछ बोल रहे हो? सर वो ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एक बार बोल देते हैं. ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू मतलब जो वैल्यू नॉर्मली चार सिटी में तो नेट इस्तेमाल होता है, लेकिन हर जगह में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का इस्तेमाल होता है. तो ये 4 प्लेस में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब है जो वैल्यू म्युनिसिपल अथॉरिटी डिटरमिन करता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ म्युनिसिपल टैक्स. बोल रहा है म्युनिसिपल टैक्स 10% है, तो किसके ऊपर 10%? म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर. ये म्युनिसिपल वैल्यू कौन देगा? म्युनिसिपल अथॉरिटी. तो जो म्युनिसिपल अथॉरिटी जो फिक्स करता है दैट इज द ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू. I think clear. Gross municipal value, fair rent and standard rent, तीनों वर्ड.
एक जिस्ट में आप लोगों को दे देता हूं जो आप लोगों के लिए सुविधा होगा। अच्छा, जिस्ट देने से पहले आप लोग आंसर बोलिए। फर्स्ट केस में क्या होगा? 3 लाख। सब एग्री? सब एग्री 3 लाख। सर 2,50,000 and 3 lakh, whichever is higher, 3 lakh। लेकिन सर you have told ना, it is never exceed the standard rent। लेकिन 3 लाख तो 4,50,000 से क्रॉस नहीं कर रहा है, तो ठीक है 3 लाख। RER सर आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा सर। मुर्गी कौन कहां पर? अरे आयशा, मुर्गी अभी भी है, हलाल करके खाओगे? बाप रे बाप, बिरयानी बोला है तो बिरयानी खाने के लिए रेडी। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होगा? बोलो। 3 लाख। 3 लाख। यहां पर 3 लाख। 3 लाख। यहां पर 2,40,000। सब लड़की लोग चुप क्यों बैठे हैं? यहां पर 220। यहां पर 160। अब आते हैं जिसमें ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, क्या बोलोगे? हायर ऑफ द टू, स्टैंडर्ड रेंट, क्या होगा? लोअर ऑफ द टू। RER। ओके, डन। हायर ऑफ द टू बोल मतलब हायर ऑफ A and B, लोअर ऑफ द टू मतलब B and C। डन। तो चलिए इसी हिसाब से करेंगे। A, B, बोलिए हायर ऑफ द टू क्या होगा? C। हायर 3 ऑफ लाख। A and B।
एग्री? बोलो हार क्या है? 3 लाख। सिंपल स्टेप किधर क्या है? 3,20,000। क्या है? 3,10,000। क्या है? 2,20,000। क्या है? 1,60,000। स्टैंडर्ड रेंट बोलो। बोलो ई क्या है? RER लोअर ऑफ D and C। C and D। आप चाहे 1 2 भी लिख सकते हैं, दैट इज नॉट एन इशू। बोलो 3 लाख। 3 लाख। Yes sir। 3 लाख। 2,40,000। 2,20,000। 1,60,000। कोई है क्लास में जिसको समझ में नहीं आया? सर बोलो अब्दुल। सर लोअर ऑफ सी एंड डी होगा तो यहाँ पर 1,60,000 क्यों आया? यहाँ तो नहीं होना चाहिए ना। लाइन में पकड़ा है सर। ये लोअर मतलब मैं मान के चलूंगा। चलो ठीक जगह पकड़ता है। डेंजरस सब है, घटिया घटिया स्टूडेंट। It is assumed that standard rent is not applicable अगर स्टैंडर्ड रेट एप्लीकेबल ही नहीं है तो लोअर का कोई सवाल ही नहीं है, एक ही प्राइस है वही आएगा। ठीक है डन? यस सर। स्नेहा बुझेছো? हाय सर। विष्णुप्रिया, आयशा, नौरीन, यस सर। हेना, यस सर। ओके कोई डाउट? एकदम ये फॉर्मेट में डाल दो, आंसर आ गया। जो ये फॉर्मेट तो टीचर तो फॉर्मेट नहीं सिखाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने का? रीजनेबल रेंट कैलकुलेट करने का बेसिक कॉन्सेप्ट है सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर रेंट में जो हायर है वो लीजिए, बट इज नेवर एक्सीड द स्टैंडर्ड रेंट इफ अवेलेबल। क्वेश्चन में क्या है? इफ अवेलेबल। अगर अवेलेबल नहीं है तो दोनों में जो हायर है वही जाएगा। ठीक है चल। तो मेरा एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए दो चीज चाहिए, रेंट रिसीव्ड एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। आई थिंक रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट आपके पास समझ में आ चुका है। अब मैं रेंट रिसीव्ड के बारे में काम करूंगा। रेंट रिसीव्ड the amount of rent
recovered from the house property during the previous year. इसका मतलब annual rent less जो रेंट आपने किराए में दिया था लेकिन भाड़ा ही आपको नहीं मिला है, अनरियलाइज्ड रेंट लेस रेंट फॉर वैकेंट पीरियड। वैकेंट पीरियड मतलब आप किसी को किराए में घर दिया ही नहीं था। रेंट फॉर वैकेंट पीरियड जो आएगा दैट इज रेंट डन। तो एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कीजिए, वैकेंट पीरियड रेंट माइनस कीजिए, जो आ जाएगा दैट इज रेंट रिसीव। इसी दौरान मैं आपको बता सकता हूं क्वेश्चन में कभी कभी रेंट रिसीव भी बोला जाता है। अगर रेंट रिसीव बोल दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपके पास जो आप चाहते थे वही आपके पास हाथ में दे दिया है, दैट इज रेंट रिसीव्ड। क्लियर? सर बोलो। सर एनुअल रेंट क्या होगा सर? जो मेरा रेट होगा वही रेट? हाँ, एनुअल रेंट। नोट, annual rent is the rent that a property can fetch annually it is the rent for the period the proper is the rent for the period the property is available for let out. Very important words. The property is let out, available for let out. It is not necessary whether you make it a vacant or not. जब से प्रॉपर्टी इज अवेलेबल फॉर लेट आउट, प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए जब से अवेलेबल है, इसका मतलब सर मान लीजिए, आई रिपीट, मान लीजिए आपने 1 अप्रैल में आपका प्रॉपर्टी कंप्लीट किया था, 1 अप्रैल 2019, so we can say that 2021 प्रीवियस ईयर में पूरा 12 महीने ही आपके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल था। लेकिन जिस प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट हुआ है 1 अप्रैल 2020, सर इसका भी 2021 में 12 महीना अवेलेबल था। सर जिस प्रॉपर्टी का कंप्लीट हुआ था 1
मतलब 1/10/2020 क्या ये 12 महीना अवेलेबल था लेट आउट के लिए? प्रॉपर्टी तो कंप्लीट ही हुआ था 1/10/20 में। हाउ इज इट पॉसिबल टू लेट आउट फॉर 12 मंथ्स? तब एनुअल रेंट कभी भी 12 महीना क्या नहीं होगा, एनुअल में रेंट होगा कितना कितना 6 मंथ का। यस एग्जाम इलस्ट्रेशन एक बार फिर से बोलिए ना। बोलूंगा नहीं, दिखाऊंगा। इलस्ट्रेशन, इफ प्रॉपर्टी, केस 1 ध्यान से देखिए, प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी was completed on 1/7/2019। इलस्ट्रेशन क्या करोगे? कंप्यूट एनुअल रेंट, compute annual rent for the previous year 2020-21। Case 1, construction completed on 1/7/99 and let out at a rent rupees 20,000 from 1/11/2019। Case 2, construction completed बोलिए सॉल्यूशन। available for let out 2020-21। cases। फर्स्ट केस, सब ध्यान लगा के बोलो क्या होगा। फर्स्ट केस, construction of the property completed 1/7/2019 and let out 1/11/2019। 2021 में कितना दिन अवेलेबल था लेट आउट के लिए? सर 1/7 से 31 मेरा सवाल है 2021 में कितना दिन से लेट आउट था? सर 21 में तो पूरा ही था। आई रिपीट 2021 में कितना पीरियड के लिए वो अवेलेबल था फॉर लेट आउट? एनीवन? 2021 प्रीवियस ईयर में कितना दिन वो अवेलेबल था? 12 months, sir. वेरी गुड। 1/4/22
31,321, yes or no? 12 मंथ, तो एनुअल रेट कितना होगा? पंकज क्लियर? ये आंसर बोलिए। वन नंबर नहीं समझ में आया। फिर से देखो, पॉइंट नंबर 1 कंस्ट्रक्शन हुआ था लास्ट ईयर में 1920 में। जिस दिन कंस्ट्रक्शन हो गया उसका मतलब वो अवेलेबल हो गया लेट आउट के लिए। जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट का सर्टिफिकेट तुमको मिल गया, तो अवेलेबल हो गया लेट आउट के लिए। आप लेट आउट क्या आप तभी देंगे ना कुछ महीने बाद देंगे, तो आपका पर्सनल इशू, लेकिन वो अवेलेबल तो हो गया था पूरा 2020 में, तो अवेलेबल हो गया था। यस और नो? 2021 में तो पूरा ही अवेलेबल था लेट आउट के लिए। आप कौन सा डेट में लेट आउट किए हैं दूसरा इशू, लेकिन है तो अवेलेबल पूरा ही। यस और नो? यस सर। सेकेंड लाइन पढ़ो। कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी कंप्लीटेड ऑन 1/7/2020, कब कंप्लीट हुआ है? 1/7/2020। थोड़ा गलत लिखा हूं, 2019। बोलो। साल भर। सर आपने कब लेट आउट दिया है मेरा इंटरेस्ट एरिया नहीं है। आपने पूछा था एनुअल मतलब कितना डेट अवेलेबल था लेट आउट के लिए, तो मेरा कितना दिन अवेलेबल था। मैंने लेट आउट नहीं किया हूं, मेरा पर्सनल इशू, लेकिन अवेलेबल क्या था? 1/20। सर मतलब पूरा ईयर ही अवेलेबल था। यस और नो? यस सर। थर्ड नंबर बोलिए तो। पंकज बोलेगा और कोई नहीं। बोलो पंकज। प्रॉपर्टी कंप्लीशन हो रहा है 1/10/2020 में, लेट आउट हो रहा है 1/11/2020 में। मेरा लेट आउट अवेलेबल फॉर लेट आउट का 2020 में कितना है, 2021 में कितना दिन से है? 1 साल। अच्छी तरह से देखो, हड़बड़ी मत करो। तीन नंबर पॉइंट को अच्छी तरह से देखो। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रहा है 1/10/2020 में, लेट आउट कर रहा है 1/11/2020 में। वो अवेलेबल था प्रॉपर्टी लेट आउट के लिए कितना दिन अवेलेबल? बोलो। 6 मंथ। कैसे? क्या मैं लिख सकता हूं सर 1/4 से? यस सर। लिख सकता हूं 1/4 से? नो सर। नो सर नहीं। 2020 लिख सकता हूं? सर नहीं सर। इट इज इम्पॉसिबल सर, कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ तो लेट आउट कैसे होगा? वेरी गुड। तो क्या होगा पंकज, कौन सा डेट? 1/10/2020। 2 31/3/2021। आपने कौन सा दिन में किराया दिया है, इट इज नॉट माई कंसर्न। मैं सिर्फ इतना देखूंगा कौन सा डेट से वो अवेलेबल था, मुझे उतना ही देखना है। कितना? 1,20,000। क्लियर और नॉट? सबको पूछ रहा हूं। यस सर। एकदम। स्नेहा बुझेছো? हाय सर। तो इट इज इंपॉर्टेंट एनुअल के लिए कौन सा डेट से अवेलेबल फॉर लेट आउट है। आई रिपीट, कौन सा डेट से अवेलेबल फॉर लेट आउट है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। रादर कब वो लेट आउट कर रहा है। मैं जानता हूं ताज के दिमाग में, दीपक के दिमाग में कुछ घूम रहा है। वो बोलना चाहता है सर, पंकज के भी दिमाग में भी घूम सकता है, सर अगर
वो 1 तारीख से अवेलेबल है, 1 अप्रैल से अवेलेबल है और लेट आउट हो रहा है 1/11/20 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली है 7 महीने तक उसने वैकेंट करके रखा था। Am I correct? उसने लेट आउट दिया था 1/11 से, लेकिन वो प्रॉपर्टी चाहे तो साल के शुरू से ही लेट आउट कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। सिंस उसने नहीं किया तो बाकी पीरियड उसको वो जिस दिन से कंप्लीट हो गया तो और जितनी लेट आउट दिया है, ये बीच वाला पीरियड का नाम है सर वैकेंट पीरियड। मतलब वो कोई काम में नहीं इस्तेमाल हुआ है, ना आपका रहने के लिए ना कुछ करने के लिए, सिर्फ लॉक एंड की पर हुआ था। दैट इज कॉल्ड वैकेंट। क्लियर? एक बार फिर से समझाइए, नहीं समझ में आया। फिर से बताता हूं सर। आपका प्रॉपर्टी यही आ जाइए, आपका प्रॉपर्टी 1/4/2020 से पूरा मतलब पूरा 12 महीने अवेलेबल था, लेकिन आपने लेट आउट किया था कब से? 11 से। मतलब 11, 12, 1, 2, 3 5 महीना आपने लेट आउट किया, बाकी 7 महीना, साल तो 12 महीने का होता है। अगर 12 महीने अवेलेबल था और आप अगर लेट आउट कर रहे हैं एक्चुअली 5 महीना, तो 7 महीना क्या था? साल तो 12 महीने का होता है, 5 महीने लेट आउट। कैसे लेट आउट आपको पता चला? 1/10/2020 एक्चुअली लेट आउट किया था उस डेट से। तो बाकी जो 7 महीना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये पूरा 7 महीना कहां क्या था? सर वैकेंट। कुछ नहीं बोला है तो वैकेंट मान के चलेंगे, नहीं तो सेल्फ ऑक्युपाइड भी हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं बोला है तो वैकेंट मान के चलेंगे। क्लियर और नॉट? सिमिलरली यहां पर देखिए, आपका अवेलेबल फॉर लेट आउट था 6 महीना, लेकिन लेट आउट कब किया है? 1/11 को। इसका मतलब सर 6 महीने में एक्चुअली लेट आउट हुआ है 5 महीना, तो बाकी 1 महीना क्या हुआ? वैकेंट। क्लियर और नॉट? टोटल 12 महीना का फेज में आप पहले देखिए, क्या 12 महीना अवेलेबल था? यस। अगर 12 महीना अवेलेबल फॉर लेट आउट है तो एनुअल रेंट 12 महीने का। उसके बाद देखिए, क्या 12 मंथली लेट आउट था ना कुछ दिन कम लेट आउट था? अगर कुछ दिन कम हुआ मतलब आइदर वैकेंट और सेल्फ ऑक्युपाइड। क्लियर और नॉट? पंकज, पंकज क्लियर और नॉट? सर हाँ, हम लोग अभी लेवल 1/4/2020 क्यों ले रहे? 1/12/2019 क्यों नहीं ले रहे? तुमको ना गलाई दबा दूंगा। तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्या है बेटा? मैंने कहा क्या बोला था पहले दिन से? हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे, हम लोगों का इस ईयर में 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, यस सर। हम लोगों का तो प्रीवियस ईयर ही वही है। कंप्यूटर तो लिख ही दिया है प्रीवियस ईयर, भूल गए हो? प्रीवियस ईयर ही तो 2021 है बेटा। तो प्रीवियस ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके, याद आ गया? यस सर। कोई सवाल यहां तक? तो मैंने आप लोगों को फंडामेंटल्स का कुछ पार्ट अभी तक कराया है। घर में आप लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट। 1 पेज का नोट है, 1.5 पेज का नोट, एक बार देखिएगा। डन? यस सर। Yes, sir. डन।